शर्म तो दीदी को होनी चाहिए जो अपना घर बार छोड़कर यहाँ बैठकर रोटियाँ तोड़ रही है। बेटा ईशिता, कई बार ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी हमारे लिए मुसीबत बन जाता है। मैं ये नहीं बोल रही कि हमें अच्छा नहीं होना चाहिए, लेकिन कई बार हमारी अच्छाई ही हमारे लिए गलत साबित होती है। तुमने अपने मायके वालों के लिए क्या कुछ नहीं किया, और अब अपनी भाभी की डिलीवरी के बाद भी उनकी देखभाल के लिए जा रही हो। मेरी मानो तो बेटा उन्हें ही सब संभालने दो। आजकल तो हर काम के लिए काम वाली बाई मिल जाती है, तो सब कुछ अच्छे से मैनेज हो भी जाएगा। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईशिता की सास ने ईशिता से कहा, मम्मी जी, वो मेरी माँ का घर है। मेरी भाभी भी मेरी बहुत इज्जत करती है। मैं उस घर की जान हूँ। सब लोग मेरा कहा कभी नहीं टालते, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और मेरे भाई के लिए तो मैं किसी राजकुमारी से कम नहीं। मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती कि वो लोग मेरे बारे में कुछ गलत सोचेंगे। बहुत ही घमंड से ईशिता ने अपनी सास से कहा। ईशिता की शादी को 2 साल हो गए थे। वो जब चाहे अपने मायके चली जाती थी। उसकी सास भी इस मामले में कोई रोक टोक नहीं करती थी, मगर वो एक अनुभवी महिला थी। वो कई बार ईशिता की भाभी से मिली थी, तो उन्हें कुछ ठीक नहीं लगा। वो कुछ ना कुछ सोच कर ही अपनी बहू को सलाह दे रही थी, लेकिन सास बहू का रिश्ता ही ऐसा होता है कि सास अगर कुछ बोले तो समझ नहीं आता, मगर कहते हैं ना, कुछ बातें ठोकर खाने के बाद ही समझ आती हैं। तो शायद ईशिता के साथ भी यही होना था, और होने को कौन टाल सकता है। हालांकि उसकी सास ने पूरी कोशिश की कि वो ईशिता को ये ठोकर लगने से बचा ले, लेकिन ऐसा हो ना पाया। ईशिता ने अपने मायके जाने का फ़ैसला इसीलिए किया क्योंकि वहाँ पर उसकी माँ अकेली थी। उसने सोचा कि माँ सब कुछ अकेले कैसे मैनेज करेगी, इसलिए अपनी भाभी की डिलीवरी के बाद वो अपने मायके चली गई ताकि वो सब काम अच्छे से संभाल सके। ईशिता ने किसी काम में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने अपनी भाभी का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा। टाइम पर खाना देना, अजवाइन वाला गर्म पानी, बच्चे की मालिश, और रात को जागकर बच्चे की देखभाल करना। साथ ही रसोई भी बहुत अच्छे से संभाल रखी थी। उसकी भाभी का खाना तो अलग बनता था, लेकिन घर के बाकी लोग तो वो खाना नहीं खा सकते थे, इसलिए बाकी सबके लिए भी वो खुद ही खाना बनाती थी। 1.25 महीने बाद पोते के आने की खुशी में फंक्शन हुआ, तो सब कुछ बहुत अच्छे से निपट गया। भाभी नंदिता ने अपने मायके वालों को काफ़ी सारा सामान दिया, साड़ियाँ दी, खूब अच्छे से उनकी आवभगत की। ऐसे में ईशिता भी सोच रही थी कि भाभी ने जब अपने मायके वालों के लिए इतना किया है, तो उन्हें तो पता ही है कि मैंने उनकी कितनी अच्छे से देखभाल की है, तो मेरे लिए तो वो कुछ स्पेशल ही करेंगी। मुझे तो लगता है उन्होंने मेरे लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट लेकर रखा होगा, और फिर ससुराल जाऊंगी तो खाली हाथ तो नहीं जाऊंगी ना। वहाँ जाकर अपनी सास को दिखाऊंगी कि ये देखिए, अच्छाई के बदले अच्छाई ही मिलती है। मेरे घर वाले मुझे कभी गलत नहीं समझते। ईशिता मन ही मन ये सोचकर इतरा रही थी। 2 दिन बाद ईशिता को भी वापस जाना था। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, भाभी कहाँ है? अभी तक आई नहीं। बहू अपने कमरे में सो रही है। लेकिन माँ, आपने उन्हें बताया नहीं कि आज मुझे वापस जाना है? हाँ बेटा, उसे पता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बेचारी की तबीयत ठीक नहीं है। सारी रात बच्चे के साथ जागना पड़ता है, ईशिता की माँ ने कहा। कोई बात नहीं माँ, मैं खुद जाकर भाभी से उनके कमरे में मिल लेती हूँ। जैसे ही वो कमरे के दरवाजे तक पहुँची, उसने सुना, नंदिता, तुम ये क्या बोल रही हो? तुमने ईशिता को देने के लिए कुछ भी नहीं खरीदा? ना कोई साड़ी, ना कोई गिफ्ट। तुमने अपने घर वालों को तो भर भर के गिफ्ट दिए हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ ऐसा क्यों किया तुमने? आपने ये तो देख लिया कि मैंने अपने मायके वालों को भर भर के गिफ्ट दिए हैं, लेकिन ये नहीं देखा कि मेरे मायके वाले क्या क्या लेकर आए थे। कितने सारे गहने, मेरे लिए और मुन्ने के लिए कपड़े, और भी कितना सारा सामान लेकर आए थे। अगर मैं उन्हें कुछ भी देकर ना भेजती तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाती। और तुम्हारी बहन ने ऐसा किया ही क्या है मेरे लिए? महीने भर से तो वो यहाँ पर पड़ी हुई है, बस यहाँ पड़े पड़े खाती रहती है। उन्हें इतनी भी समझ नहीं है कि तुम्हारी तनख्वाह भी इतनी नहीं है। ऊपर से मेरे ऑपरेशन का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, और बच्चे का खर्चा। यहाँ आने से पहले कम से कम सोचना तो चाहिए। तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी बहन पर ही अपना पूरा घर लुटा दूँ? दीदी का तो कुछ जाता नहीं, वो तो जब देखो मुंह उठाकर यहाँ चली आती हैं। कभी नहीं सोचती कि घर की परिस्थिति कैसी है, घर में पैसा है भी या नहीं।
इस बार 2 महीने का खर्चा 1 महीने में ही हो गया। कितने सारे ड्राई फ्रूट्स थे, सब खत्म हो गए। 2 किलो दूध की जगह 3 किलो दूध आ रहा था। जब मैंने हिसाब देखा तो मुझे तो समझ ही नहीं आया कि मैं कैसे मैनेज करूं, जबकि ये सारा सामान ईशिता की भाभी के लिए ही यूज़ हो रहा था, लेकिन उसके लिए भी ईशिता को ही जिम्मेदार ठहराया गया। अब आप क्या चाहते हैं कि मुन्ने के लिए आए पैसे, सोना चांदी सब उठाकर मैं तुम्हारी बहन को दे दूं? मेरे पास अभी कुछ नहीं है उन्हें देने के लिए, और वैसे भी वो तो आती रहती हैं, फिर कभी दे देंगे। अभी उन्हें ऐसे ही जाने दो। तुम्हारी जेब में खाने के लिए तो पैसे हैं नहीं, और चले हो अपनी बहन पर लुटाने। जो तुम्हारा अपनी बहन के लिए प्यार उमड़ रहा है ना, ध्यान रखना कहीं अम्मा और बाबूजी आधी जायदाद दीदी के नाम ना लिख दें, फिर बैठकर सारी ज़िंदगी रोते रहना। हम उनकी शादी में पहले ही ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा कर चुके हैं, इसलिए कहती हूँ बहन पर ज़्यादा प्यार मत लुटाओ। दूर से दुआ सलाम ही रखो तो अच्छा है। नंदिता ने बहुत ही बेरुखी से बोला। तुम ये कैसी बातें कर रही हो नंदिता? तो क्या मैं अपनी बहन को खाली हाथी उसके ससुराल भेज दूँ? तो क्या हुआ, भेज दो। जब भी आती हैं तब लेकर तो जाती हैं, इस बार नहीं लेकर जाएंगी तो क्या बिगड़ जाएगा? ये तुम ठीक नहीं कर रही नंदिता। उन्होंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है। हाँ तो किसने कहा था करने के लिए? मैंने तो उन्हें फ़ोन तक नहीं किया और ना ही आने के लिए कहा। वो खुद ही अपनी मर्ज़ी से आई हैं। शर्म तो उन्हें आनी चाहिए जो इतने समय तक अपना घर बार छोड़कर अपने मायके बैठी हैं। उन्हें ना अपने पति की चिंता है, ना अपने सास ससुर की। दिन भर मायके वालों के पीछे भागती रहती हैं। इतना मोह प्यार भी अच्छा नहीं होता। अपनी भाभी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर ईशिता के पैरों तले तो ज़मीन ही निकल गई थी। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो सोच रही थी कि उसने हमेशा अपने घर वालों के बारे में अच्छा ही सोचा है और उसकी अच्छाई का ये सिला मिल रहा था। मम्मी जी शायद ठीक ही कह रही थी। शायद उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि मैं बिना बुलाए जा रही हूँ, इसलिए मुझे आने से मना कर रही थी, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी। मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ, कुछ भी समझ ही नहीं पाई। नवीन ने भी मुझसे कितनी बार कहा कि वापस आ जाओ। मम्मी जी ने ठीक ही कहा था कि उतना ही करना चाहिए जितना ज़रूरी हो। ज़रूरत से ज़्यादा किसी के लिए करोगे तो तुम्हें बेवकूफ़ी समझेगा। मैं तो यहाँ अपने परिवार की मदद करने आई थी, लेकिन भाभी की इतनी गंदी सोच है कि मैं इनके पैसे लूटने आई हूँ। मैं भी कितनी पागल हूँ जो इन सब के लिए अपना घर बार छोड़कर यहाँ बैठी हूँ। ये सब सोचते हुए दरवाजे से ही वापस मुड़ गई और जाकर गाड़ी में बैठ गई। उसकी माँ और बाबूजी सब कुछ जानते थे, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपनी बेटी को कुछ नोट मुट्ठी में बंद करके पकड़ा दिए और बोले, बेटा हमें माफ़ कर दो। हम भी कितने अभागे माँ बाप हैं जो अपनी बेटी को इज्जत नहीं दिला सकते। उन लोगों की इतना बोलते ही ईशिता ने ड्राइवर से कहा कि चलिए भैया। वो आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली गई। ईशिता ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया था। वो तुरंत बाज़ार गई और गाड़ी रुकवाकर वहाँ से कुछ मिठाई और साड़ियाँ ली। जैसे ही ससुराल पहुँची तो उसकी सास हॉल में बैठी थी। वो उसे देखकर बहुत खुश हुई और बोली कि अरे बेटा तुम आ गई, कैसा रहा कार्यक्रम? सब कुछ ठीक था ना? उसने अपने बैग में से काफ़ी सारा सामान निकाला और अपनी सास को दिखाते हुए बोली, ये लीजिए मम्मी जी, भाभी ने आपके लिए कितना कुछ दिया है। ये आपके लिए साड़ियाँ भिजवाई हैं और मिठाई भी। मुझे तो वो लोग सोने का हार देना चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। अच्छा मैं अभी कमरे में जाती हूँ, थोड़ा थक गई हूँ, अगर कुछ काम हो तो मुझे बता देना। ये बोलकर वो अपने कमरे में चली गई। ईशिता की सास एक समझदार और अनुभवी महिला थी। उन्होंने जैसे ही सामान देखा वो समझ गई ये तो पास के बाज़ार से लिया हुआ सामान है, और उन्हें थोड़ा भी समय नहीं लगा ये समझने में कि ये बहू खुद ही खरीद कर लाई है। उन्हें अच्छी तरह पता था कि आजकल प्यार और इंसानियत की कोई कीमत नहीं है। आजकल अपने हों या पराए, यही सोचते हैं कि हमारी मदद इसीलिए कर रहे हैं कि शायद इन्हें कोई लालच होगा। इसलिए आजकल बिना मांगे ना किसी की मदद करनी चाहिए और ना ही किसी को सलाह देनी चाहिए। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी कैसी लगी अपनी राय ज़रूर देना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।